हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हिमेंद्र जैन है दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। और आई होप जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं सबको मज़ा आ रहा है। जब वो रेगुलर आप हमारे वीकली एनालिसिस को कनेक्ट करते हैं, हर हफ्ते सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है मार्केट के और आपके बीच में। और मैं इस मामले में सक्षम हो पा रहा हूँ कि आपका कनेक्शन बनाने में। ठीक है, तो आप वीकली एनालिसिस सुनेंगे तो आपको फंडामेंटल्स भी कनेक्ट होंगे, सारे डॉट्स कनेक्टेड होते चले जाएंगे आपके। इस वीक में कोई बहुत बड़े मेजर इवेंट्स नहीं है, केवल दो ही बड़े इवेंट्स हैं। एक बड़ा है, एक छोटा सा है। बड़ा इवेंट क्या है? आपका यूएस का सीपीआई डेटा है आपका इस वीक के अंदर। वेनेसडे को सीपीआई डेटा है। और आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड का एम्प्लॉयमेंट डेटा है, आपका क्लेमेंट काउंट चेंज डेटा है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यूएस के सीपीआई डेटा के बारे में बातचीत करते हैं। अगर आपको लास्ट वीक का एनालिसिस याद हो तो मैंने आपको बोला था कि भाई जीडीपी नंबर्स आपके नेगेटिव आ रहे हैं। पीसीई जो डेटा है आपका वो नेगेटिव आ रहा है आपका। आपका रिटेल सेल्स नेगेटिव आ रहा है आपका। नॉन फार्म पेरोल डेटा इस वक्त आपका नेगेटिव आया। ठीक है, तो 99% चांसेस हैं कि सीपीआई भी आपका नेगेटिव आएगा। और सीपीआई अगर नेगेटिव आएगा तो वो डॉलर को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ पुश करेगा, क्योंकि अगर सीपीआई नेगेटिव आया तो हो सकता है कि जून मंथ के अंदर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को जैसे बोल रही रिड्यूस करने के लिए वो कर दे। लेकिन अभी लास्ट वीक में क्या हुआ? मिनेपोलिस के जो फेड प्रेसिडेंट है, नील कशकारी साहब, उन्होंने बोला है कि भाई पूरे साल में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होना चाहिए। उनका अपना ओपिनियन है, इंडिविजुअल ओपिनियन है। वो कहते हैं कि पूरे साल में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होना चाहिए। और यही मेरा ओपिनियन भी ये था पहले भी मैं बोला था कि भाई नवंबर तक जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस के चांसेस ही नहीं होते। और नवंबर के बाद जब गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो मेरे को लगता नहीं इस साल इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होंगे। लेकिन अब जो डेटाज आ रहे हैं, मैं डेटाज के ऊपर बात करता हूँ। जो जीडीपी डेटा नेगेटिव है, पीसी डेटा नेगेटिव है, नॉन फार्म पेरोल डेटा नेगेटिव है, सीपीआई डेटा भी नेगेटिव आया, तो 99% ये लोग जून के अंदर इंटरेस्ट रिड्यूस करेंगे। अब क्वेश्चन कितना आता है? क्वेश्चन ये आता है कि 0.25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करेंगे या केवल हम लोगों की तसल्ली के लिए 0.10 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करेंगे। अभी देखो पूरे वर्ल्ड में, पूरी इकोनॉमी के अंदर ये प्रोडिक्शन कोई नहीं कर रहा है कि 0.10 भी रिड्यूस हो सकता है। सो वी एट द एक्सएम वी आर द फर्स्ट वन जो हम ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई 0.25 बेसिस पॉइंट की जगह 0.10 भी रिड्यूस हो सकता है। ऑन दी प्रेमाइस कि भाई एक लॉलीपॉप पकड़ा दें जनता को कि देखो हमने कहा था रिड्यूस करेंगे, हमने ये नहीं कहा था कितना करेंगे, हमने कहा था रिड्यूस करेंगे। तो मेरे को लगता है कि शायद ये छोटा सा एक रिड्यूस कर दें जून मंथ के अंदर। कब? अगर सीपीआई डेटा नेगेटिव आया तो। सीपीआई डेटा नेगेटिव आने के चांसेस इसलिए भी हैं कि ऑयल, अगर मैं ऑयल का ईयर ऑन ईयर अगर मैं डेटा देखूं तो ऑयल पिछले साल से इस साल के रेंज में थोड़ा सा नीचे आया है, जिसकी वजह से सीपीआई का जो ईयर ऑन ईयर डेटा है वो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव साइड आ सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो डॉलर के लिए नेगेटिव रहेगा। टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जब तक ये $106 के ऊपर, $106 के ऊपर कम से कम 2 दिन, एक दिन का मैं बात नहीं करता, कम से कम 2 दिन। एक दिन में तो क्या होता है कि जैसे मान के चलो इस दिन पूरे दिन तेजी रहा, अगले दिन ओपन हुआ बाजार, यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर तेजी रहा, लेकिन शाम होते होते इसका भी लो तोड़ दिया। तो 2 दिन कंटिन्यूस तेजी का मतलब क्या होता है? देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया पहले दिन, दूसरा दिन भी तेजी बनाए रखी, और तीसरे दिन देखो चौथे पांचवें दिन मूवमेंट दिया। तो 2 दिन जब ये कंटिन्यूस इसके ऊपर बंद हो जाएगा $106 के ऊपर, तब हम मानेंगे कि इसमें वापस से तेजी आ सकती है। और ये वाले जो प्रीवियस हाईज हैं ये वाले टूट के एक नया हाई डॉलर इंडेक्स बना सकता है। लेकिन जब तक ये $106 के नीचे है तब तक हमारे लिए वीक है। ये वाले लेवल जल्दी टूट सकते हैं और ये 103.94 के लेवल को अप्रोच कर सकता है। ठीक है ना, दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी। 106 के ऊपर बंद हो तो फुल ऑन डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी खेलना, फिर समझ जाना कि भाई कुछ भी हो जाए ये नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर $106 को नहीं ब्रेक करता है तब तक आप इसमें वीकनेस की कंडीशंस को प्ले आउट करो, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। अब यूरो यूएसडी के इंडिपेंडेंट ऑफ द डॉलर इंडेक्स मूवमेंट, इसकी एक अपनी अलग स्टोरी है। पहली स्टोरी, ये 800 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। दूसरी स्टोरी, जब ये नीचे से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर प्रीवियस हाइज को ब्रेक करता है, फिर नीचे आता है, फिर प्रीवियस हाइज को ब्रेक करता है, और फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। दूसरी बात, पहला सपोर्ट इसका 700 पे है, दूसरा 650 पे है, और तीसरा 600 पे। यानी आप देख रहे हो हर 50 पिप्स नीचे एक बाइंग जोन इसको देखने को मिलता है। तो ये बात तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जब तक ये 600 को नहीं तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, तब तक तो ये स्ट्रांग है यूरो यूएसडी। इमीडिएट रेजिस्टेंस 800 का है। कोई भी मंडे ट्यूसडे वेनेसडे में कभी भी ये 2 घंटे का कैंडल 800 के ऊपर बंद हो जाएगा तो बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 850 का। नहीं तो जो फाइनल लेवल है इस वीक के लिए वो मेरा 900 का है। 900 तक जाना चाहिए।
अब या तो आप ब्रेकआउट के ऊपर बाई करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या अगर ये 700 के आसपास आता है तो आप बाई करो। 650 पे आप अपनी पोजीशन को एवरेज करो और 600 के ऊपर अपना फाइनल स्टॉप लॉस लगा के रखो। तो आई होप आपको यूरो यूएसडी के दोनों लेवल्स क्लियर हो गए। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड की देखो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी आई थी लास्ट वीक, उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। अब इस वीक में क्या है, दो जो मेंबर्स थे एमपीसी के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उनमें से दो मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने ये वोट दिया था रिगार्डिंग दी रिड्यूस ऑफ द इंटरेस्ट रेट या रिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, की बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना चाहिए, उन्होंने इसके फेवर में वोट दिया था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया। अब सारा फोकस है एम्प्लॉयमेंट डेटा के वेज के ऊपर। अगर वेजेस वहाँ के डिक्सलरेट होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट सीपीआई डेटा आपका डिक्रीज होके आएगा और ये इंटरेस्ट रेट को जून मंथ के अंदर ही रिड्यूस कर देंगे। और अगर वेजेस इंक्रीज होके आते हैं तो हो सकता है आने वाले हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जो आएगी उसमें ये पाउंड के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दें, यूके के मॉनेटरी पॉलिसी को इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दें, तो ये जीबीपी यहाँ से तेज हो जाएगा। तो सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट डेटा पे फोकस रहेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर मैं बात करता हूँ, इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस 2550 का है, ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये 2600 को अप्रोच करेगा और इवन 2700 को अप्रोच करेगा। तो पहला ट्रेड तो आप क्या ले सकते हो कि 2525 के ऊपर अगर 2 घंटे का, 2550 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है, आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 2450 का अपना एसएल रखो, टारगेट मिनिमम 2700 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। अगर ये 2450 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाता है, इस जोन के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है 2450 के नीचे, तो इसके लो के नीचे शॉर्ट करना, फिर ये जो 2390 का लेवल है ना, ये भी सस्टेन नहीं करेगा, फिर ये 2350 और 2300 तक मिनिमम नीचे गिरेगा आपका। और इस शॉर्ट पोजीशन वाले केस में आपका स्टॉप लॉस 2550 का होगा। तो दोनों ट्रेड बता दिए, बाय ऑन ब्रेकआउट 2550 के ऊपर ब्रेकआउट दे बाय करो, 2450 का एसएल है, 2450 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाता है उसके लो के नीचे शॉर्ट करो, 2550 का एसएल है, टारगेट 2300 तक के हैं। क्लियर हो गया आपको। जीबीपी जेपीवाई पे आ जाओ। जीबीपी जेपीवाई पे देखो मैंने आपको बोला था कि बैंक ऑफ जापान ज़्यादा लंबे समय तक इंटरवेन नहीं कर पाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक येन को होल्ड नहीं कर पाएगा। वापस से देखो येन वीक होने लगा और जीबीपी जेपीवाई का पेयर ऊपर जाने लगा। बेस्ट पोजीशन क्या है शॉर्ट करने की, $197 के अगर आसपास आता है तो बेस्ट पोजीशन है। 198 का अपना आप एसएल लो, टारगेट 200-300 पे भी नीचे गिर सकता है। मैं यहाँ पे क्यों शॉर्ट करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, टारगेट भी बढ़े, क्योंकि देखो ये लेवल है और ये वाला लेवल है, यहाँ से पूरा का पूरा गैप, पूरा ग्राउंड खाली है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला लेवल था और एक ये वाला लेवल था, पूरा ग्राउंड खाली था, इतना बड़ा कैंडल बना दिया, तो यहाँ पे भी एक दो बड़े बड़े रेड कैंडल बन जाएंगे, कुछ भी हो सकता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो सेफ जोन क्या है कि 197 के आसपास आ जाए, यहाँ पे शॉर्ट बनाओ, 198 का एसएल रखो, 200 पिप का टारगेट रखो, ठीक है। बाइंग पोजीशन अगर करनी है तो अगर आपको ये दोबारा 191.50 के आसपास यानी 92 और 91 के बीच में मिलता है, इस जोन में बाई करो, 190 का एसएल रखो, टारगेट 200 से 250 पिप के ऊपर के आपके टारगेट्स रहेंगे इसके अंदर। पूरे वीक के अंदर अगर आपको यूएसडी कैड, पूरे वीक के अंदर अगर यूएसडी कैड आपको 3550 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली बाई करो, 3470 का अपना एसएल रखो, इस लेवल पे आने के बाद ये बाउंस बैक देगा 100 पिप का, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाओ बस, इससे पहले आपको इस पर हाथ लगाना ही नहीं है। यूएसडी सीएचएफ पे आ जाते हैं। यूएसडी सीएचएफ पे अभी कोई भी देखो ट्रेंड नहीं बन रहा है, लेकिन आप सपोर्ट लेवल देखोगे, पहले भी देखो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर गया, सेम लेवल पे वापस सपोर्ट लिया है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इसने इस बार ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया तो ये कम से कम 100 पिप यहाँ से नीचे गिरेगा, और ये लेवल ब्रेक नहीं किया और 9100 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये 9150 और 9200 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हो। गोल्ड के ऊपर आ जाओ। लास्ट वीक में क्लियर कट बोला था, क्लियर कट, दोबारा सुन लेना, मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि देखो पहले तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, दूसरा मैंने बोला था राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, और मैंने बोला था 2326 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो गया तो नेक्स्ट टारगेट 2360 का है, फिर 2400 का है, बीच में 2380 भी जा सकता है रेजिस्टेंस एक। तो अब ये 2380 लगा के एक बार रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अब यहाँ पर जो 2326 का रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। अभी अगर ये 2330 पे आता है इस वीक में, बहुत बढ़िया बाइंग है, बाइंग करो, 2300 बीच पे पोजीशन को ऐड करो, 2300 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है, इसके नीचे बंद हो गया तो डबल क्वांटिटी से शॉर्ट मार देना, नहीं तो 2300 के एसएल के साथ बैठे रहो आप। मेरे को लगता है 2300-2400 तक ये जा सकता है,
लेकिन 2330 आने के बाद अगर आपको 2360, 65, 70 कहीं पर भी मिलता है यार, प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रॉफिट्स को आप बुक करते रहें। तो ये क्लियर हो गया कि जब तक 2300 का लेवल होल्ड है, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बिलो 2300 इसका ट्रेंड बियरिश हो जाएगा, फिर आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हो, फिर ये 2250 तक जा सकता है। लेकिन जो ये कप एंड हैंडल इसने ब्रेकआउट दिया ना, मेरे को लगता नहीं है फेलियर करेगा, डिप आएगा, 2320 तक भी आ सकता है, 2330 तक भी आ सकता है, वहां पे बाय करो और ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठे रहो। गोल्ड तेज है सर, मंदी में नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी हमने लेवल्स दिए हैं केवल आपके नॉलेज के लिए, आपके विजडम के लिए दिए हैं, आपके सपोर्ट के लिए दिए हैं। इसमें कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हो, कोई भी लॉस प्रॉफिट अराइज होता है ना, तो मैं ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉई या ना ही खुद एक्सएम इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है ना। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।